हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC07 के एस्से के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। ये 6 एसेस पूछे गए थे 20AC07 में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एस्से लेते हैं, वाइस चॉइस ह्यूमन लाइफ ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टूडेंट, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन दिखता है आप वैसे ही लिखना शुरू मत कर दो। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन पे मेडिटेट करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिना इस पे मेडिटेट किए हुए, इस पे सोचे हुए अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंटेंट जो है वो टोटली अनरिलेटेड टू ऐसे क्वेश्चन रहे। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपका कंटेंट का एक एक पीस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना चाहिए। अब वाइस चॉइस ह्यूमन लाइफ ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इसमें देखोगे तो करीब 9 वर्ड्स हैं। अब इस 9 वर्ड्स में आपको किस पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करना है अपने कंटेंट में। तो क्या आप ह्यूमन लाइफ के बारे में बताओगे, क्या आप वाइस के बारे में बताओगे, चॉइस के बारे में बताओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखोगे, किसके बारे में लिखना है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक स्पेसिफिक वर्ड और एक आपका जनरल कीवर्ड। तो जो जनरल कीवर्ड है इसमें ह्यूमन लाइफ है जनरल कीवर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ है जनरल कीवर्ड, वाइस चॉइस है जनरल कीवर्ड। मगर स्पेसिफिक कीवर्ड क्या है? इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड है प्रेफरेंस एक्चुअली। हालांकि इसमें प्रेफरेंस नहीं है, मगर इसमें ये बताना चाह रहा है इस ऐसे क्वेश्चन में कि हमें प्राथमिकता देनी चाहिए ह्यूमन लाइफ को इकोनॉमिक ग्रोथ से। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम प्राथमिकता देनी है और ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। ओके, तो हमारा जो वाइस चॉइस होगा वो ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, न कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें चूज किसको करना है? ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं। तो आपका जो कंटेंट है इस प्राथमिकता को जस्टिफाई करना है आपको। ओके, तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरा ओपन नहीं करना है, एक्सपोज नहीं करना है। आपका ऐसे, आपका जो कंटेंट होगा वो धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए टूवर्ड्स द ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने फर्स्ट बात की है अपने फर्स्ट लाइन में, इंट्रोडक्शन में, हार्ड चॉइसेस के बारे में, कि हार्ड चॉइसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हमें चूज़ करना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ों को जो हमें चाहिए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। यानी हमें अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। मगर यदि हम वाइस चॉइस नहीं ले, यानी हम वाइस डिसीजन नहीं ले, सही निर्णय नहीं ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ह्यूमन लाइफ्स को ही लूज कर दे, जो कभी भी कंपनसेट नहीं हो सकता है। मगर हिस्ट्री ने ऐसा दिखाया है हमें कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को चूज़ किया है ह्यूमन लाइफ से। यानी हिस्ट्री हमें बताती है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राथमिकता दी है ह्यूमन लाइफ से। तो अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया है। आप सबसे पहली चीज़ है, इंट्रोडक्शन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज मत करो पूरा का पूरा इन टोटलिटी। मगर यदि करते भी हो तो कम से कम फर्स्ट लाइन में मत करो। ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ ऑफन बीन चोजन ओवर ह्यूमन लाइफ्स। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है वो मैंने सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में बताया है कि जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का हार्नेसिंग होता है, जो बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। यानी जो चीज़ ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ये कैसे हार्मफुल है, चेरनोबिल का एग्जाम्पल दिया। फिर 2019 में रशिया ने फिर से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था रशिया में, ये भी मैंने बता दिया, जिसमें इतने लोग मरे थे। उसके बाद मैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बता रही हूँ, जो कि एक्सपैंड कर रहा है और वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। ये मैं आपको थर्ड पैराग्राफ में बता रही हूँ। और इसकी वजह से जो भी लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं उनका ऑर्गन डैमेज होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होता है, आजमा की प्रॉब्लम होती है।
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इतना हार्मफुल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने मिथाइल आइसोसाइनाइड को अभी भी बैन नहीं किया है, जिसका लीक हुआ था 1985 भोपाल में। फिर मैंने अभी रिसेंट में जो एक्सीडेंट हुआ है विशाखापट्टनम में, उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैंने ये बताया कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था उसको साउथ कोरिया वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो जब साउथ कोरिया वापस ट्रांसपोर्ट किया गया है तो इससे हमें पता चलता है कि नाउ वी हैव चोजन ह्यूमन लाइव्स ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया और जो भी गैस था वो साउथ कोरिया को ट्रांसपोर्ट हो गया। कोविड-19 में भी हमने ये देखा कि ह्यूमन लाइफ्स को प्राथमिकता दी जा रही है और इसी की वजह से नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ, जिसमें इकोनॉमिक पूरा स्टैंड स्टिल पे आ गया था। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है ह्यूमन लाइफ के बिना। ह्यूमन लाइफ रहेगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ को एंजॉय भी कौन करेगा? हेल्दी सिटीजन्स एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। तो सेकंड पैराग्राफ में मैंने ऐसे एविडेंस दिए हैं जिससे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है ह्यूमन लाइफ से। मगर फिर मैंने कोविड का एग्जाम्पल दिया और विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था उसको वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो ये जो एविडेंस दिखा कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं कहीं पे ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं कि पेंडेमिक यदि बहुत टाइम तक रहता है तो वर्ल्ड ऑर्डर को वो चेंज कर सकता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कंटेंट देना है जिसमें आप एविडेंस दे रहे हो ऐसे डिजीज का जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है, तब आप इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। यदि आप पेंडेमिक के बारे में सिर्फ बताओगे या सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताओगे, तब आप अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कंटेंट के थ्रू। आपको क्या बताना है? ऐसा पेंडेमिक या ऐसा डिजीज एपिडेमिक जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को ऑल्टर किया है। ओके, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि पेंडेमिक है वो मास किलर बनता है, और हिस्ट्री हमें बताती है कि डेडलीस्ट पेंडेमिक की वजह से एम्पायर कोलैप्स हुए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वीकन हुए हैं और वर्ल्ड ऑर्डर ऑल्टर हुआ है। देखिए, इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया है। कभी फर्स्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज मत करना इन टोटलिटी। अब मैं यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में एग्जाम्पल दे रही हूँ कौन कौन से पेंडेमिक ने वर्ल्ड ऑर्डर को ऑल्टर किया। जैसे मैं जस्टिनियन प्लेग के बारे में बता रही हूँ, जिसकी वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर पूरा का पूरा वीकन हो गया था। उसके बाद मैंने ब्लैक डेथ के बारे में बताया है, जिसकी वजह से सर्वडम डिक्लाइन होना शुरू किया था। उसके बाद मैं स्मॉल पॉक्स के बारे में बता रही हूँ, जिसकी वजह से 90% अमेरिकन पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गई थी 15वीं सेंचुरी में, और इसी की वजह से यूरोपियन जो हैं वो आराम से अमेरिका को कॉलोनाइज कर पाए थे, क्योंकि कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला नहीं था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन पॉपुलेशन पूरी की पूरी एलिमिनेट हो गई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। ये मैंने हिस्ट्री का कुछ एविडेंस दिया है जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे ऑल्टर हुए वो बताया। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मैं कोविड के बारे में बता रही हूँ, और मैंने ये भी लिखा है, इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा। अब मैं यहाँ पर सीन्स लिख रही हूँ, मतलब मैं जो भी कह रही हूँ उसमें मुझे डाउट है, मगर फिर भी मैं बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोविड-19 है, उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, मगर पोस्ट पेंडेमिक एरा में हो सकता है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा पावरफुल मानने लग जाए। और मैंने रीज़न भी बताया है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ हैव रिस्पॉन्डेड वेल टू पेंडेमिक, मगर यूरोप और अमेरिका में बहुत स्लो था उनका रिस्पॉन्स और हैपहैज़र्ड मैनर में था। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, इट ऑल्सो सीन्स दैट वर्ल्ड नेशन विल रिट्रीट देमसेल्व्स फ्रॉम हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड सरचार्ज देयर नेशनलिज्म बाय मिनिमाइजिंग फ्री ट्रेड। तो मैंने ये भी बताया कि ऐसा भी लग रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और नेशनलिज्म वाला एरा वापस से शुरू हो जाएगा, जिसमें हर कंट्री अपने आप पर डिपेंडेंट होगी रिसोर्सेज के लिए। फिर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया कि क्या चेंज नहीं होगा।
कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये कभी चेंज नहीं होगा, यानी जो कंट्रीज़ में कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमेशा ही रहेंगे। फिर मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक जो था उसने राइवलरी को एंड नहीं किया और कोई कोऑपरेशन को बिगिन भी नहीं किया। वैसे ही कोविड-19 है, उसने एक्सपोज किया है लैक ऑफ लीडरशिप एंड कोऑपरेशन इन ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। US-China rivalry amid this global crisis bears the evidence to this very fact। फिर मैंने कंक्लूड किया है, आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए स्टूडेंट्स, एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए एस्से क्वेश्चन से। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन में आप एस्से क्वेश्चन को पार्शियली ओपन करते हैं, मगर कंक्लूजन में एस्से क्वेश्चन का पूरा कनेक्शन दिखता है। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है, इफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बॉर्न, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ म्यूचुअल एड इन विच द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अगर नया कोई वर्ल्ड ऑर्डर आता भी है तो उसमें ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। फर्दर, द न्यू ऑर्डर मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेशन अमंग द वर्ल्ड नेशन टू टैकल एनी क्राइसिस इफेक्टिवली एंड प्रॉम्प्टली। अब इस ऐसे क्वेश्चन में जो जनरल की वर्ड है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दैट इज़ माइनर कंपोनेंट, और ह्यूमन रिस्पॉन्स है वो आपका मेजर कंपोनेंट है, वो स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो आप अपने कंटेंट में ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में ज़्यादा बात करोगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को आप पासिंग रेफरेंस दोगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में आप ज़्यादा नहीं बात करोगे। आप बेसिकली क्राइसिस का नाम देकर उस पर क्या रिएक्शन हुआ है, कैसा रिएक्शन हुआ है, ह्यूमन रिस्पॉन्स रहा है या नहीं, ये बेसिकली आपको बताना है, इसी को इलैबोरेट करना है। ओके, तो मैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सिंस ये माइनर कंपोनेंट है, जनरल कीवर्ड है, तो मैं इससे इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि कितना भी हम एडवांसमेंट कर ले, मगर अभी भी जो ह्यूमन है they are at the mercy of uncontrolled events like natural disaster, epidemic, war, और ये सारे इंसिडेंट्स आर द मेन कॉजेज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो कौन से इंसिडेंट्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कारण हैं, वो कारण मैंने यहाँ पर बता दिया। तो मैंने ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात नहीं की। ओके, और इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हो मैंने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ही बारे में बात की है। ह्यूमन रिस्पॉन्स सिंस मेजर कॉम्पोनेंट है, इसके बारे में बात नहीं की। अब मैं सेकेंड पैराग्राफ से ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में बात करूंगी। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इस क्राइसिस की वजह से क्या होता है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज भी कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बताया है कि जो अंडर प्रिविलेज पीपल होते हैं इस क्राइसिस के दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको बेसिक सर्विसेज तक नहीं मिलती है, पुअर जो है और पुअर हो जाते हैं। और ये सेम चीज़ हमें कोविड-19 पेंडेमिक में भी देखने को मिली। अभी भी मैं ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में नहीं आई हूँ, मगर अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस में ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में आ रही हूँ। अब कोविड-19 पेंडेमिक में के दौरान जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने पेशेंट्स, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीट किया डिस्पाइट द फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। डॉक्टर्स को डर था कि वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट किया। तो ये ह्यूमन रिस्पॉन्स है। फिर मैं बता रही हूँ स्कॉन टेम्पल, रेलवेज एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू द नीडी विच वेरी वेल एग्जिबिट द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू सच क्राइसिस। तो यहाँ पर मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स और बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रही हूँ जिनका रिस्पॉन्स ह्यूमन रहा है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। फिर मैं एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात कर रही हूँ 2019 में जो अफ्रीका ने फेस किया था, जिसमें 20 मिलियन पीपल फेस अक्यूट फूड शॉर्टेजेस ड्यू टू 18-month हॉरेंडस फैमिन्स। तो उसमें रेड क्रॉस का ह्यूमन रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर बताया है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में ह्यूमन रिस्पॉन्स बताया। अब मैं थर्ड पैराग्राफ में एनिमलिस्टिक रिस्पॉन्स बता रही हूँ ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब इसमें मैं बता रही हूँ कि कोविड-19 में जो भी इसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे उनको ऑस्ट्रेसाइज किया गया, यानी आउटकास्ट कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, थ्रैश किया गया। फिर मैंने एक डॉक्टर के बारे में बताया, साइमन, उन्होंने, उनकी डेथ हो गई कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रीट करते करते, वो खुद इन्फेक्टेड हो गए, मगर जब उनकी फैमिली
लास्ट राइट्स परफॉर्म करने वाली थी, तो उनके फैमिली को भी मारा गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि फैमिली लास्ट राइट्स परफॉर्म करेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, इस तरह से पूरी सिटी इन्फेक्टेड हो जाएगी। फिर डीह्यूमनाइजिंग रिस्पॉन्स, यानी ह्यूमेन का उल्टा डीह्यूमनाइजिंग रिस्पॉन्स एक और देखने को मिला ड्यूरिंग मास एक्सोडस ऑफ रोहिंग्याज फ्रॉम म्यांमार। Rohingya people of Myanmar were denied citizenship rights in 1982. Buddhist monks proclaimed that they were reincarnated from snakes and insects. The government later began a program of terror that forced them to flee from their homeland. तो ये humanitarian crisis के during dehumanizing response. अब मैंने conclude किया है, crises have always been the test of humanity. Amid crisis, we must not allow fear to overwhelm us so much so that we forget humanity. इसमें मैं ये बता रही हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौरान हमारे अंदर इतना डर नहीं बैठना चाहिए जिससे हम इंसानियत को भूल जाएं. Let the well-being and safety of all of us be above all anxiety, fear and anger. तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्स. अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल वेपन्स आर इमर्जिंग एज द क्रूशियल फ्यूचर थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी. बहुत लंबा ऐसे क्वेश्चन है और इसमें आप किसके बारे में बात करोगे ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. क्या बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात करोगे, क्या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे, क्या आप थ्रेट के बारे में बात करोगे. तो बायोलॉजिकल वेपन जनरल कीवर्ड है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी जनरल कीवर्ड है, थ्रेट है वो स्पेसिफिक कीवर्ड है. आपको बेसिकली ये बात करनी है कि बायोलॉजिकल वेपन्स कैसे थ्रेटनिंग है. तो आप अपना इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल वेपन से शुरू कर सकते हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से शुरू कर सकते हो, मगर थ्रेट कैसे है, ये फ्यूचर थ्रेट कैसे है, इससे आप नहीं शुरू कर पाओगे. ओके, क्योंकि ये आपका मेजर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड है. तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज इंट्रोडक्शन में, मैंने बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन के बारे में बताया, मगर शुरुआत मैंने बायोलॉजिकल वेपन से नहीं किया है. तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि मॉडर्न साइंस का बहुत एडवांसमेंट हुआ है. मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट की वजह से वेपन का बहुत एडवांसमेंट हुआ है, ऐसा वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है. और कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन वाले वो मैं बता रही हूँ, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन्स एंड बायो वेपन्स. तो मैंने सेकेंड लाइन में बायो वेपन्स के बारे में आई हूँ. अब बायो वेपन्स क्या होता है वो मैंने बता दिया एक लाइन में, क्योंकि मुझे बायो वेपन्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है. कोई स्टूडेंट्स है बायो वेपन्स के बारे में ही लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करोगे. ऐसा करोगे तो आप अपने ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो रहे हो. तो बायो वेपन्स, वायरस, बैक्टीरिया, हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट व्हेन ऑल्टर्ड, टेलर्ड, म्यूटेटेड कॉज डिसरप्शन, डिजीज और डेथ. दे आर इंटेंशनली स्प्रेड इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू एयर, वाटर और फूड. तो किस तरह से इसको स्प्रेड किया जाता है वो मैंने बता दिया. अब उसके बाद बायो वेपन्स कौन कौन से यूज हुए थे जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ था ये मुझे बताना है. तो अभी भी मैं थ्रेट के बारे में नहीं आई हूँ, थ्रेट का मैं ट्रेलर दिखा रही हूँ सेकेंड पैराग्राफ में. एक्चुअली 14th सेंचुरी में फर्स्ट बायो वेपन यूज किया गया था. फिर उसके बाद 2001 में एक और बायो वेपन यूज किया गया था, दैट इज एंथ्रैक्स. और उसके बाद 2020 में मैंने सस्पेक्टेड लिखा है, चाइना इज सस्पेक्टेड ऑफ रिलीजिंग. ओके, तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ और क्लेम नहीं कर रही हूँ कि चाइना ही ने ये कोविड-19 को स्प्रेड किया है. ओके, इज सस्पेक्टेड ऑफ रिलीजिंग द मोस्ट डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन ऑफ टेरर, कोरोना वायरस, दैट हैज टेकन टॉल नाउ इतना लाइव्स ग्लोबली. तो आप इसको अपडेट कर देना, क्योंकि मैंने जब लिखा था तब इतना था. ओके, अब थ्रेट के बारे में मैं थर्ड पैराग्राफ में आ रही हूँ. द थ्रेट ऑफ बायो वेपन्स कैसे बढ़ रहा है ये मैं बता रही हूँ. तो पहला मैंने रीज़न दिया है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो है और आराम से प्रोड्यूस किया जा सकता है. जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी गवर्नमेंट के अलावा टेररिस्ट भी इसको आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये इनविजिबल है, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका वेट नहीं होता है और आराम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू टारगेट्स रीजन. जहाँ पर भी आपको टारगेट करना है वहाँ पे आप इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. ये ह्यूमन लाइफ को ही थ्रेट नहीं करता है, ये एग्रीकल्चर, एनिमल और पूरे इकोनॉमी को भी क्रिपल कर सकता है, पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन स्टाफ कर सकता है. टू टॉप इट ऑल ऑफ, द फेलियर ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन can be easily gauged from the fact that the state actors are still suspected of producing and weaponizing biological weapons. ये सारा थ्रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है जब हमें पता चलता है
कि जो स्टेट एक्टर्स है वो खुद ही बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोड्यूस और वेपनाइज कर रहे हैं. Thus, self-regulation and global cooperation can be the only means to fight this threat. यानी अपने आप को रेगुलेट करना और फिर कोऑपरेट करना, इसी से हम इस थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं या वी कैन फाइट अगेंस्ट इट. फिर मैंने कंक्लूड किया है कि बायोलॉजिकल वेपन इज मीनेंस टू ऑल परपेट्रेटर्स और विक्टिम्स. जो बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहा है और स्प्रेड कर रहा है वो भी, उसके लिए भी मीनांस है और जो विक्टिम है उसके लिए भी मीनांस है. तो इसीलिए वर्ल्ड नेशन को चाहिए कि बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में अपनी रिसर्च को स्ट्रेंथन करें, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए, उस पर रिसर्च करें. और रिसर्चर और साइंटिस्ट को चाहिए कि बायोसेफ्टी प्रोसीजर्स में एजुकेट करें मास को, और एथिकल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स कैसे होना चाहिए ये बताएं. सोसाइटी मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ डिजीज एंड एंश्योर प्रिपेयर्डनेस इन केस ऑफ एन अटैक. अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, द ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस इन टुडेज वर्ल्ड. तो ऑब्वियसली इस ऐसे क्वेश्चन से आपको साफ पता चल रहा है कि जो मेजर कंपोनेंट है वो लीडरशिप क्राइसिस है, ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस. तो आपको बेसिकली इसी के बारे में बात करनी है. अगर आज का हम सिनेरियो देखें तो किस तरह से हमें फील हो रहा है कि ग्लोबल लीडर का एब्सेंस है, ये आपको बताना है इसके बारे में. ऑब्वियसली ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस है तो आप इंट्रोडक्शन में इस कीवर्ड से शुरू नहीं करोगे, ये मेजर कंपोनेंट है. तो यहाँ मैंने शुरू किया है कि अभी जो वर्ल्ड है वो टर्बुलेंट है, वॉलेटाइल है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी क्राइसिस फेस कर रहा है वर्ल्ड. तो जो सबसे चैलेंजिंग क्राइसिस है वो कोविड-19 है और 4 मंथ में ये पेंडेमिक 180 कंट्रीज को इफेक्ट किया है और करीब 3 लाख पीपल इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं. और अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि ग्लोबल लीडरशिप के क्राइसिस के बारे में बता रही हूँ कि ये जो पेंडेमिक है इतनी जल्दी स्प्रेड किया है कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में कोई लीडर ही नहीं है जो कि इस पेंडेमिक को रोक सके. तो मैंने लिखा है, इट स्प्रेड एट सच लाइटनिंग स्पीड एक्सपोज द डर्थ ऑफ ग्लोबल लीडर्स हु माइट हैव हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड एंड कुड हैव प्रोवाइडेड कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन टू ऑल द वर्ल्ड नेशंस. अब यूएस कहने के लिए ग्लोबल लीडर है, मगर यूएस का पीछे हटना बहुत सारे अग्रीमेंट से, जैसे कि टीपीपी, टीटीआईपी, ये सारे, पेरिस अकॉर्ड, ईरान न्यूक्लियर डील, यूनेस्को, ये सबसे पीछे हटना, इसका मतलब है कि वो ग्लोबल लीडरशिप का पोजीशन से अब यूएसए हट रहा है, ओके, विड्रॉ कर रहा है अपने आप को. इन द वेक ऑफ अमेरिकाज विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल लीडरशिप, चाइना इज ट्राइंग टू फिल द लीडरशिप वैक्यूम. अब चाइना इस लीडरशिप वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे कि चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ को एंटी एपिडेमिक एड प्रोवाइड किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड किया है, मगर चाइना को अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो उसको क्रेडिबिलिटी चैलेंज फेस करना पड़ेगा. उसको ये बताना पड़ेगा कि व्हाई डिडंट इट अलार्म द वर्ल्ड अबाउट कोरोना वायरस इन द इनिशियल फेज. इससे पता चलता है चाइना लैक्स फोरसाइट एंड जजमेंट दैट अ ग्लोबल लीडर मस्ट हैव. और जो चाइना का OBOR है उससे वो सुपर पावर भले बन सकता है मगर ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता है, ये भी मैंने इसमें बताया. मैंने पूरी बात ग्लोबल लीडर क्राइसिस के बारे में बताई है कि एक ग्लोबल लीडर से यूएसए विड्रॉ कर रहा है अपने पोजीशन से, तो किस तरह से दूसरा मेजर कंट्री उस ग्लोबल लीडरशिप के पोजीशन को फिल करना चाह रहा है, ओके. अब मैंने कंक्लूड किया है कि वर्ल्ड में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ग्लोबल लीडरशिप के एब्सेंस से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकता है. तो इस ग्लोबल लीडरशिप में जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है उसको इंडिया, चाइना और रशिया मिल के फिल कर सकते हैं. ये RIC ग्रुपिंग है, इफ रिजन अबव म्यूचुअल राइवलरीज एंड नैरो इंटरेस्ट can bring in collective and coordinated leadership that can herald a new era of global stability and economic growth. Okay.
अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अंटिल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज इंक्रीज्ड। तो इसमें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं लिखना है, ये जनरल कीवर्ड है। आपको बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर जब इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो आपको ये को रिलेशन पे बात करनी है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर और इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज करेगा। तो दोनों के बीच में क्या को रिलेशन है, आपको इसके बारे में अपने कंटेंट में बात करनी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में गुड हेल्थ के बारे में बताया है कि गुड हेल्थ एक इनवैल्यूएबल एसेट है, और हेल्थ जो है वो सोशल कैपिटल है जो एक नेशन के पास होता है, और विदाउट हेल्दी एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन अ कंट्री कांट बी प्रोग्रेसिव। उसके बाद मैंने ये बताया कि हेल्दी वर्कफोर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंट्रीब्यूट करता है। अब किस तरह से करता है वो मैंने यहाँ पर बताया है कि हेल्दी वर्कफोर्स जो है इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन लॉसेस ड्यू टू वर्कर्स इलनेस, और एडल्ट का जो प्रोडक्टिविटी यानी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है अगर बेटर न्यूट्रिशन मिलता है, और हेल्दी वर्कफोर्स ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। और फाइनली इट परमिट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट माइट हैव अदरवाइज बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इल हेल्थ। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि CDS के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी $1 स्पेंट ऑन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, ऑफ विच पेरू एंड चाइना गुड एग्जाम्पल। यदि हम हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे तो इतना हमें रिटर्न भी मिलता है। ओके उसके बाद कोविड-19 भी इस फैक्ट को अच्छे से स्टैब्लिश करता है कि ये प्रॉपर को रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्थ केयर। उसके बाद मैंने WHO का रिपोर्ट बताया है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर पे बहुत ग्रोथ हुआ है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उसमें 6% एनुअली ग्रो किया है, और हाई इनकम कंट्रीज में 4% ग्रो किया है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इन इंडिया टू द टोटल पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर हैज नियरली डबल्ड फ्रॉम रुपीज इतना टू इतना, बट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर इज ओनली इतना % ऑफ GDP, विच इज लोअर दैन दैट ऑफ अदर OECD कंट्रीज एंड ब्रिक्स कंट्रीज। तो मैंने बताया कि इंडिया का भी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ किया है, मगर अभी भी लो है अगर हम कंपेयर करें इन कंट्रीज़ से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने पर मैंने इस अपने कंटेंट में बात की है, और को रिलेशन क्या है हेल्थ एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक ग्रोथ में। और यहाँ पे मैंने फिर कंक्लूड किया है कि रोबस्ट इकोनॉमी के लिए रोबस्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हेल्थ केयर में। इस इन्वेस्टमेंट को हमें कॉस्ट नहीं समझना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। जितना भी एक्सपेंडिचर हम हेल्थ केयर पे कर रहे हैं एक्चुअली इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, और जिस तरह से हम 2021 की तरफ जा रहे हैं तो हम यही आशा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है हेल्थ केयर में बढ़े, और ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन हो जो जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको बहुत अच्छे से फेस कर सके। स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर्स चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 20AC07 आपको दिखेगा बॉटम की तरफ, वहाँ पर आपको 2 लिंक दिखेंगे 164 और 324। यदि आपको सिंपली आंसर्स चाहिए तो 164 वाले लिंक में क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके ये डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। और यदि आपको इसी टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है तो 324 वाले लिंक में क्लिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।